चैप्टर नंबर 9, द आफ्टरमाथ। फजल और चौधरी अतीक के बीच में लड़ाई चल रही होती है। फजल अपनी न्यूली अवेकन्ड ट्रांसफॉर्मेशन मोड में होता है और चौधरी अतीक सीरम एक्स की अपनी पावर इस्तेमाल कर रहा होता है। दोनों ने एनर्जी ऑर्ब्स बनाए होते हैं। दोनों के एनर्जी ऑर्ब्स डेंस है और वो आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होते हैं। फजल अपनी एनर्जी को मैक्सिमम पे पुश कर देता है और वो कुछ टाइम के लिए अतीक के जो एनर्जी ऑर्ब को ओवर पावर कर देता है। फजल एक आखिरी अटैक करता है और एक ज़ोरदार धमाका होता है और ऐसा लगता है कि आखिरकार अतीक मारा गया है। फजल पे खुद से कहता है इट्स फाइनली ओवर, आई एम श्योर दैट साइको इज़ डेड नाउ। और वो फिर सांस लेता है और फिर एकदम से उसको रियलाइज़ होता है कि उसको कुछ ज़्यादा ही सांस चढ़ गई है और फजल ज़ख्मी भी होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं और उसको रियलाइज़ होता है कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, उसका जो मोड है वो फिनिश हो गया है और आसपास का जो सारा एरिया है वो तबाह हो गया। और फजल फिर अपना एनालिसिस करता है कि फॉर द मोस्ट पार्ट आई एम इंजर्ड, ब्रूज्ड एंड हर्ट। और फिर वो ज़रा रियलाइज़ करता है कि वो कौन सी डार्क एनर्जी थी जो कि मुझे कुछ टाइम पहले महसूस हो रही थी। फजल आसपास की बिल्डिंग्स को देखता है जो कि कोलैप्स कर गई हुई हैं और फिर फजल सोचता है कि मुझे यहाँ कोई और बंदा नज़र नहीं आ रहा जो कि ज़ख्मी है। एकदम से फजल को बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और फजल चिल्लाता है और फिर फजल कोलैप्स कर जाता है थकान की वजह से। फजल को उस पावर में टैप इन करना तो किसी तरह आ गया था, लेकिन फजल की जो एवरेज ह्यूमन बॉडी थी वो इस पावर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी क्योंकि इस पावर का टोल बहुत ज़्यादा था। लेकिन ये बात देखने लायक है कि फजल ने इस पावर को कुछ एक्सटेंट तक हार्नेस कर लिया था। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ आमिर एक ECG मशीन के साथ होता है और आमिर ज़ख्मी हालत में सो रहा होता है और एक डॉक्टर जो है वो आमिर का टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि वो हाफ डे से हॉस्पिटल में एडमिटेड है लेकिन अब भी आमिर का जो टेम्परेचर है वो है 102 डिग्री। डॉक्टर जो वहाँ होते हैं वो फिर उसकी कंडीशन को एनालाइज करते हैं और वो कहते हैं कि उसकी कंडीशन से ऐसा लगता है कि वो इतनी जल्दी नहीं उठेगा। उसके जिस्म में जो बुलेट थी वो तो रिमूव हो गई थी लेकिन बेहतर ये होगा कि उसकी सर्जरी की जाए। फिर वो अपने टेलीफोन से एक कॉल मिलाता है एक ऐसी खतून से जिसका नाम है मिस कशफ और फिर वो उनसे बताता है कि आप आमिर अजीज़ को इस नून को लाई थी, मेरा नाम है डॉक्टर महमूद, आमिर अभी तक होश में नहीं आया। उसके इशू को सही करने और उसके ज़ख्मों को मुकम्मल तौर पे सही करने के लिए हमें उसके ऊपर सर्जरी करनी पड़ेगी, क्या आपकी कंसेंट हमें इस बारे में हासिल है? और कशफ कोई और लड़की नहीं होती है, वही लड़की होती है जिसको फजल ने कहा होता है कि आमिर और मनाहिल को वो हॉस्पिटल लेकर। कशफ कहती है कि मैं तो इनको जानती भी नहीं हूँ और मुझे सर्जरी के बजट का भी नहीं पता, तो मुझे नहीं इस बात का आइडिया कि मैं ये सर्जरी अलाउ कर सकती हूँ या नहीं। और फिर वो डॉक्टर महमूद से मनाहिल के बारे में पूछती है और ये भी पूछती है कि क्या इन दोनों को सर्जरी की ज़रूरत है और इसके अलावा क्या कोई और चारा नहीं। और फिर डॉक्टर महमूद जवाब देते हैं कि मनाहिल अली को भी ऑपरेशन की अशद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो बुलेट्स थी वो नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी उन बुलेट्स में ढूंढे गए थे जो कि अनयूजुअल बात है। और हमारी गैस ये है कि अगर ये ऐसा ही रहा तो फिर कंडीशन मज़ीद वर्स हो सकती है। और ये बुलेट्स जो हैं बेसिकली लेड और कॉपर की बनी हुई थी लेकिन उनके अंदर साइनाइड और सल्फर डाइऑक्साइड की तरह की हार्मफुल केमिकल्स भी थे। कशफ कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है और वो फिर ये बात सोचती है कि अगर यही हमारा रास्ता है तो फिर सर्जरी करवानी ही पड़ेगी, इवन दो इट विल कॉस्ट मी ऑल ऑफ माई सेविंग्स बट आई गेस द रिस्क इज़ वर्थ इट। फिर आखिरकार कशफ फैसला कर लेती है और वो ये सोचती है कि वो सारे कंसेंट फॉर्म्स भर देगी आमिर और मनाहिल के लिए। आई होप यू विल टेल मी हाउ मच इट विल कॉस्ट। डॉक्टर महमूद ये सुनकर एकदम से एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं और वो कशफ को शाबाश देते हुए कहते हैं अ गुड डिसीजन, एक अच्छा फैसला, आप इन पेपर्स को भर दो और मैं ऑपरेशन के बाद आपको अमाउंट का बता दूंगा। डॉक्टर महमूद का चेहरा और उनकी आंखें रोशन हो जाती हैं और उनको रियलाइज़ होता है कि मैंने एक लम्हे के लिए सोचा था कि हमारी मॉडर्न जनरेशन जो है उसके अंदर रहम करना और सेल्फलेसनेस इस तरह की जो ट्रेड्स हैं वो फिनिश हो गई हैं, लेकिन लगता है कि अभी भी होप बाकी है। दूसरी तरफ मनाहिल हॉस्पिटल बेड पे होती है, उसको भी चोटें आई होती है और उसको ड्रिप लगी होती है। कशफ, आमिर और मनाहिल दोनों के कंसेंट फॉर्म्स को साइन कर देती है और सर्जरी 1 घंटे में स्टार्ट होगी और ऑलमोस्ट सूरज निकलने तक चलती रहेगी। रात के ऑलमोस्ट 12 बज जाते हैं। जो हॉस्पिटल है वो सिटी में वाक़ है लेकिन रात का टाइम है तो इसलिए ज़्यादातर खामोशी है, लेकिन हॉस्पिटल तो ऑफ कोर्स हमेशा की तरह बिजी ही रहेगा। और फिर डॉक्टर साहब जो हैं वो दूसरे सर्जन्स के साथ मिलकर दोनों पेशेंट्स की सर्जरी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सर्जन्स ये सोचते हैं कि अगरचे ये दोनों अभी तक उठे नहीं हैं लेकिन हम एहतियात के लिए इन दोनों पर एनेस्थीसिया कर देंगे और हम इनके अंदर जो भी बुलेट्स के केमिकल्स बाकी हैं वो हम सारे रिमूव कर देंगे। और फिर आमिर और मनाहिल पर सर्जरी शुरू हो जाती है ऑपरेशन थिएटर 399 में। और फिर उसके बाद जब ऑपरेशन फिनिश हो जाता है तो डॉक्टर महमूद कशफ को गुड न्यूज़ बताते हैं कि उनके अंदर अब कोई भी
केमिकल्स की और टॉक्सिन्स की ट्रेसेस नहीं है और सब कुछ अब फाइन है। वो 1 वीक में डिस्चार्ज हो जाएंगे और जो कॉस्ट है वो है 1 मिलियन। कश्यप ये सुनकर शॉक हो जाती है और कुछ हद तक सोच में पड़ जाती है कि ये क्या हुआ। चैप्टर 10 फजल्स डेप्थ्स। चौधरी अतीक से लड़ने के बाद फजल जो है वो ज़मीन पे गिर जाता है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा थकान होती है और वो बुरी तरह ज़ख्मी होता है। फजल के दोस्तों की सर्जरी हो जाती है और इसके बाद कश्यप फातिमा जो है वो लड़ाई की जगह पर जाती है और फजल को फर्स्ट एड दे दी गई होती है पहले से वहाँ के लोकल्स ने और फजल अभी सो रहा होता है। कश्यप का हमें पैनल दिखाया जाता है कि कश्यप उस तबाहशुदा बिल्डिंग को देख रही होती है। कश्यप आसपास की डिस्ट्रक्शन का एनालिसिस करती है कि खिड़कियां टूटी हुई हैं, ब्रिक्स भी टूटी हुई हैं और बिल्डिंग का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है और उसको इस बात पे यकीन नहीं आता कि एक लड़का इतनी ज़्यादा तबाही कर सकता है और फिर वो सोचती है कि आखिरकार ये किस तरह की पावर थी और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि उसको जाकर उस लड़के को देखना चाहिए, यानी कि फजल को, कि फजल की अब क्या सूरत हाल है। वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी होगा क्योंकि वो लड़ रहा था। कश्यप फिर फजल को ढूंढना शुरू कर देती है और कई घंटों तक वो उस टाउन में और आसपास के जो करीबी शहर है उसके अंदर फजल को ढूंढती रहती है और आखिरकार फिर कश्यप ढूंढते ढूंढते एक घर पे आ जाती है जो कि घर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के पास होता है। फिर कश्यप सोच रही होती है कि फजल इस घर में है या फिर वो किसी और जगह उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। वो दरवाजे पे बेल करती है और वो फिर कहती है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू दिस लेट, क्या यहाँ क्या कोई लड़का है जो कि अभी ज़ख्मी हुआ था। एक छोटा सा बच्चा दरवाज़ा खोलता है और कश्यप को अंदर आने की इजाज़त देता है और वो ये कहता है कि हाँ जी, यहाँ एक लड़का है, मैंने और मेरे 2 दोस्तों ने एक ज़ख्मी बच्चे को यहाँ हम लाए और हमने उसको फ़र्स्ट एड दी, वो अभी सो रहा है। और फिर वो बच्चा फजल के बारे में बताता है कि वो किसी यूनिवर्सिटी के लड़के की तरह लगता है और उसके वुंड्स ज़्यादा गहरे नहीं थे, वो अभी तक मोस्टली थका हुआ है, वो बहुत जल्दी उठ जाएगा, आप देख लेना। और फिर वो लड़का कश्यप को बताता है कि मैंने इस लड़के के बारे में रूमर सुने हुए हैं कि ये लड़का जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है। वो एक बिल्डिंग में गया और ये बिल्डिंग बूम हो गई, यानी कि बिल्डिंग में एक्सप्लोजन हो गया या बिल्डिंग तबाह हो गई, तो कोई भी उसका ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया कि मैं इसका ट्रीटमेंट करूं। कश्यप इस पर उस लड़के का शुक्रिया अदा करती है और वो कहती है कि आई एम वेरी हैप्पी दैट अ यंग बॉय लाइक यू कैन गिव फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड गाय, यू हैव माई थैंक्स। फिर कश्यप कहती है कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ तो अब मैं बाकी सारे मामला खुद ही संभालूंगी। कश्यप फिर फजल को ज़रा देखती है और उसके माथे पर अपना हाथ रखती है उसका बुखार चेक करने के लिए। फजल एकदम से उठ जाता है और वो शॉक हो जाता है कि मैं कहाँ हूँ, अभी मैं इस वक्त कहाँ हूँ। और फजल सोचता है कि मेरे माथे पे किसका हाथ है, अब मुझे ये ना बताना कि ये वही है, यानी कि फजल को अभी भी चौधरी अतीक से कुछ हद तक PTSD है। फजल के उठने पर कश्यप कहती है कि दैट इज़ ग्रेट, तुम उठ गए हो और तुम्हें कोई भी फीवर नहीं है, तुम्हारी हल्की फुल्की इंजरीज हैं लेकिन तुम बहुत जल्द हील हो जाओगे, क्या तुम्हें मैं याद हूँ। फजल जब कश्यप की आवाज़ सुनता है तो वो सोचता है कि आई एम सेफ और फिर फजल को रियलाइज़ होता है कि कश्यप वही लड़की है जो कि उस फाइट वाले इंसिडेंट में थी, मैंने तुमसे किसी चीज़ का कहा था। कश्यप फजल को रिप्लाई करती है कि ये अच्छी बात है कि तुम्हारी मेमोरी अभी भी ओके है और तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी बॉडी सही तरह काम कर रहे हैं। You asked me to take 2 people to a hospital ASAP। और गुड न्यूज़ ये है कि वो अब दोनों फाइन हैं, वो दोनों पहले से बेहतर हैं। वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड थे, they would have died without surgery। और फिर वो दुश्मन के बारे में थोड़ा सा कहती है कि दुश्मन मोस्ट लाइकली एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट है क्योंकि बुलेट्स के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स थे। फिर फजल कश्यप को जवाब देता है कि तुम सही कह रही हो, मैंने भी देखा था कि अतीक ने अपने अंदर एक बहुत ही पावरफुल किस्म का ड्रग इंजेक्ट कर लिया था जिसने उसको मुझसे इक्वली फाइट करने के काबिल बना दिया था और उसकी एनर्जी एकदम से स्पाइक अप कर गई, हालांकि अतीक मरने के करीब था। फिर कश्यप ये सुनकर ज़रा शॉक हो जाती है और कश्यप को रियलाइज़ होता है कि दुश्मन कितना, क्योंकि दुश्मन ने इतना पावरफुल किस्म का ड्रग बना लिया था, तो इसलिए कश्यप को भी इस बात का रियलाइज़ हो जाता है कि दुश्मन कितना पावरफुल और कितना क्लेवर है। कश्यप फजल के चेहरे को देखकर एकदम से कहती है कि तुम्हारा चेहरा एकदम से इतना अजीब क्यों हो गया है लड़के। फिर फजल साहब यहाँ ब्लश कर रहे होते हैं और फजल को थोड़ा सा बोलने में मुश्किल होती है एम्बैरेसमेंट की वजह से, और वो फिर कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारा हाथ अभी भी मेरे फॉरहेड के ऊपर है। और फिर कश्यप भी एम्बैरेसमेंट में अपना हाथ पीछे कर लेती है और वो फिर अपना आप को डिफेंड करते हुए कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फीवर चेक कर रही थी। कश्यप मजीद ये कहती है कि मुझे अपनी सारी की सारी सेविंग्स को तुम्हारे दोस्तों की सर्जरी के ऊपर स्पेंड करना पड़ा और मुझे 1.5 मिलियन लगाने पड़े। फजल ये सुनकर ज़रा शॉक हो जाता है लेकिन वो इतना ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं होता और वो हल्की सी स्माइल भी करता है और वो कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। यू हैव माई ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल, यानी कि सब कुछ के लिए तुम्हारा शुक्रिया। आई एम इन योर डेप्थ देन।
और फिर फजल कहता है कि मैं इसको छोटे छोटे लोन्स की शक्ल में तुम्हें ये सारे पैसे वापस कर दूंगा अगर तुम इस बारे में एग्री करती हो। फिर कशफ इस पे एग्री कर जाती है और कशफ उसको अपना नाम बताती है और फिर फजल भी उसको अपना नाम बताता है और फजल बताता है कि वो साउथ सदर्न एरिया से एक ट्रिप के लिए आया था और यहाँ ये सारा का सारा वाकया हो गया। फजल कुछ टाइम के लिए सोचता है कि लगता है कि कशफ एक रिच फैमिली से है, क्योंकि जिस तरह वो सर्जरी के बारे में बात कर रही थी इससे पता चलता है कि ये डॉक्टर है, शायद वो एक न्यू डॉक्टर है। फजल उठने की कोशिश करता है लेकिन कशफ उसको कहती है कि तुम अभी भी लेटे रहो, क्योंकि अब तुम अभी से इतना हील नहीं हुए, मुझे पता है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। और फिर वो फजल से पूछती है कि वो कौन सी पावर थी जो कि तुमने अभी अवेकन की थी, वो वाली पावर जिसके अंदर तुम फुल एंगर मोड में थे और तुम्हारे इर्द गिर्द फायर थी और सिनिस्टर वाइब्स। फजल जवाब देता है कि आई माइट हैव स्नैप्ड एट दैट मोमेंट, और मुझे थोड़ा बहुत याद है कि उस मोमेंट में क्या हुआ था। इसको कंट्रोल करना इतना इजी नहीं था और ये कहना पड़ेगा कि ये अनरिफाइंड था, मैंने गैर ज़रूरी नुकसान कुछ ज़्यादा ही कर दिया। कुछ गोलियां खाने के बावजूद भी मैं नहीं मरा और मैंने कुछ गोलियों को डिफ्लेक्ट भी कर दिया और मैं इस फॉर्म में काफ़ी ताकतवर था। फिर कशफ फजल को कहती है कि इसका मतलब यह है कि ये फॉर्म तुम्हारे ब्लड में थी, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं नज़र आ रहा सिवाय छोटी छोटी खराशों और ज़ख्मों के। कशफ फिर फजल को कहती है कि चूँकि तुमने पूरी की पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया, इसका मतलब कि तुम्हारी एनर्जी एकदम से स्पाइक अप कर गई और ये बात दुरुस्त है कि ये अनरिफाइंड थी और अभी तक सिर्फ मैंने ही इस फॉर्म को देखा है। फजल एकदम से कशफ से ज़रा सीरियस टोन में और परेशानी में कहता है कि मुझे एक फेवर चाहिए, अगर सिर्फ तुम ही ने ये फॉर्म देखी है तो प्लीज़ इस फॉर्म को किसी और को ना बताना और इसको सीक्रेट रखना। मैं थोड़ी बहुत अपनी मार्शल आर्ट्स की पहले ट्रेनिंग करता रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको कुछ हद तक कंट्रोल कर पाऊँ। कशफ फिर फजल को कहती है कि टेंशन ना लो, जस्ट चिल, आई प्रॉमिस कि मैं किसी को भी इस न्यू फॉर्म के बारे में नहीं बताऊंगी। फिर वो कहती है कि आई वुड लाइक टू कम टू विजिट यू व्हेन आई कम टू द सदर्न एरियाज। कुछ ना कुछ तो है। फिर फजल सुकून का सांस लेता है और वो फिर कहता है कि मेरा सीक्रेट सेफ है और मेरे दोस्त भी अब सेफ हैं। हमें थोड़ा सा कशफ के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है कि कशफ के फादर एक फिजिशियन है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। फजल कशफ को अपनी हायर स्टडीज़ और अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है और दोनों के बीच में फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज हो जाते हैं और अकाउंट्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं। फजल फिर सोचता है कि वो कुछ मनी जो है, कुछ पैसे जो हैं वो लोन्स के लिए यानी कि कशफ को वापस करने के लिए सेव करना शुरू कर दे। कशफ को फार्माकोलॉजी और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, जबकि फ़जल को मैथ और न्यूक्लियर फिज़िक्स में इंटरेस्ट है। उन दोनों की बात चल रही होती है लेकिन एकदम से वो बच्चा यानी कि वो यंग लड़का आकर कहता है कि सॉरी मुझे कुछ टाइम लग गया वापस आने के लिए, और वो लड़का फजल को देखकर कहता है कि वाओ तुम तो बड़ी जल्दी ठीक हो गए, आई एम ग्लैड टू सी के तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था और फर्स्ट एड, मेरा नाम है हसन और तुम कौन हो। फिर फजल हसन को थैंक्स कहता और वो फिर हसन को ऑफिशियली ग्रीट करता है।